Hello students, how are you? Let us start the next chapter of C++ labels, that is operator overloading. Operators क्या होते हैं you already know. बहुत सारे तरह के operators होते हैं. We have arithmetic operators, relational, logical, conditional, bitwise and many more operators. So operator overloading का मतलब क्या है? Operator overloading means जितने भी ये ऑपरेटर्स हैं मैंने आपको भी बताए. लेट अस सपोज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं. इन द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वी हैव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉडुलो ऑपरेटर. वी हैव 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं लाइक प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने प्लस ऑपरेटर किन ऑपरेंड्स के साथ लगाना होता है या लगाया अब तक. हम क्या करते हैं लाइक इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं. इंट ए, इंट बी, इंट सी. ए में डाल देते हैं 5, बी में डाल देते हैं 1 लेट अस सपोज, और सी में हम कह देते हैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. तो क्या होता है, ए और बी ऐड हो जाते हैं और सी में रिजल्ट आ जाता है, दैट इज 6. अब ये जो प्लस ऑपरेटर हमने लगाया है, इसको हमने किसके साथ लगाया है, इसके ऑपरेंड्स कौन से थे? इसके ऑपरेंड्स थे ए एंड बी एंड दे आर ऑफ इंटीजर टाइप. सिमिलरली हम प्लस के ऑपरेंड्स फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के भी ले सकते हैं. हम प्लस के ऑपरेंड्स कैट टाइप के भी ले सकते हैं. आपको पता है कैट टाइप का जो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, जो सिंगल कोट्स में होता है, अगर उनको हम ऐड करें ना तो क्या होगा, उनके स्काई वैल्यूज ऐड हो जाती हैं. ठीक है, सो इट मीन्स कि जो प्लस ऑपरेटर है, अभी मैं सिर्फ एक ऑपरेटर की बात कर रही हूँ, प्लस. जैसे प्लस ऑपरेटर है उसके ऑपरेंड्स जो होते हैं वो इनबिल्ट डेटा टाइप्स के होते हैं. दे कुड बी इंटीजर, दे कुड बी फ्लोट, दे कुड बी कैर, और ये सारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं, पहले से C++ में बने हुए हैं. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने एक डिस्टेंस नाम की क्लास बनाई और उसके 3 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए, D1, D2 एंड D3. D1 और D2 में वैल्यूज पड़ी हुई हैं और मैं लिखती हूँ D3 इक्वल्स टू D1 प्लस D2. तो क्या प्लस ऑपरेटर ऑब्जेक्ट्स के साथ भी लगेगा? क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्लस करेगा प्लस ऑपरेटर? दिस इज द क्वेश्चन. द आंसर इज नो. एरर आ जाएगी. कंपाइलर क्या एरर जनरेट करेगा कि प्लस ऑपरेटर के जो ऑपरेंड्स हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के नहीं हैं. दे आर ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप, और दे आर ऑफ, यू कैन से, क्लास टाइप, और दे आर ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ऑब्जेक्ट्स के साथ हम जो ऑपरेटर्स हैं, जितने भी C++ में ऑपरेटर्स हैं, हम नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जितने ऑपरेटर्स हैं वो सब हम लगा सकते हैं प्रिमिटिव, इनबिल्ट, बेसिक डेटा टाइप्स के साथ. समझे? सो अगर मैं लगाना चाहती हूँ, मैं 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके उसकी वैल्यू 3rd ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाना चाहती हूँ, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू राइट माई ओन कोड फॉर दैट प्लस ऑपरेटर. कि प्लस अगर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स के साथ लगे तो ये काम हो, ये कोडिंग चले, एंड दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. अब इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्यों कहा गया? क्योंकि एक ऑपरेटर है प्लस और उसके बहुत सारे हमने उसके बिहेवियर्स बना दिए. एक बिहेवियर बना दिया कि प्लस जो है इंटीजर वैल्यूज को ऐड करेगा. एक बिहेवियर बना दिया कि प्लस जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को ऐड करेगा, और एक बिहेवियर हमने बना दिया कि प्लस जो है वो डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड करेगा. सो हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया. ओवरलोडिंग का मतलब ही यही होता है कि एक चीज, उसके बहुत सारे फंक्शंस. तो ये तो मैंने प्लस ऑपरेटर के बारे में बताया था. इस तरह हम C++ के किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं सो दैट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. आई होप हल्का सा आपको क्लियर हुआ होगा. लेट मी रीड द थियोरी, देन द कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर टू यू. सो चैप्टर 4, ऑपरेटर ओवरलोडिंग. डेफिनेशन: ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ टेक्निक ऑफ गिविंग एडिशनल मीनिंग्स टू नॉर्मल C++ ऑपरेटर्स सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और जितने भी ऑपरेटर्स हैं C++ के. इन अदर वर्ड्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज यूज टू ओवरलोड और रीडिफाइन द ऑपरेटर्स ऑफ C++. जितने भी C++ के ऑपरेटर्स हैं, लाइक सारे ऑपरेटर्स, इनको रीडिफाइन करना. क्यों रीडिफाइन करना? ताकि ये ऑपरेटर्स जो हैं अब ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हम यूज कर सके. इनको ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी इन ऑपरेटर्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, क्योंकि ये ऑपरेटर्स इंट पर लगते थे, फ्लोट पर लगते थे, और
बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर डबल पर लगते थे, लॉन्ग एंड, शॉर्ट एंड, अनसाइंड, साइंड, सब पर लगते थे ये ऑपरेटर्स, बट अभी तक हमने ऑब्जेक्ट्स पर ऑपरेटर्स नहीं लगाए। तो अपने ऑपरेटर को एक नया मीनिंग देना, एक नई डेफिनेशन देनी कि वो ऑपरेटर्स ऑब्जेक्ट्स के साथ भी लगें और रिजल्ट दें, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ इस लाइन को मैं अभी क्लियर नहीं करूंगी, जब मैं प्रोग्राम करवाऊंगी फिर मैं हल्का सा क्लियर करूंगी, एंड बाकी की क्लैरिटी आपको होगी जब मैं पॉलीमॉर्फिज्म का चैप्टर करवाऊंगी। Operator overloading is done so that the C++ operators could be easily used with user-defined data types, that is objects. Now let us take an example. Example देखते ही आपको concept clear हो जाएगा. See, if we have three variables A, B and C of any inbuilt data type like int, then the statement C equals to A plus B. C ए बी सी तीनों किसी भी इनबिल्ट डेटा टाइप के हैं या प्रिमिटिव डेटा टाइप के हैं या बेसिक डेटा टाइप के हैं, सपोज इंट के हैं, तब ये जो स्टेटमेंट है वुड कॉल एन इनबिल्ट फंक्शन फॉर प्लस ऑपरेटर। नाउ सी, अब ये जो साइन है ऐसे ऐसे वाला साइन होता है, हम उसको प्लस कहते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दिस इज एडिशन ऑपरेटर प्लस। लेकिन कंप्यूटर के लिए ये क्या है? ये जस्ट एक सिंबल है, जैसे कोई भी एक सिंबल है, एक एक्सक्लामेटरी सिंबल है, एट द रेट सिंबल है, जितने भी सिंबल है कंप्यूटर के लिए भी तो ये एक सिंबल ही है। अब कंप्यूटर को कैसे पता कि जब ये सिंबल आएगा तो इट मीन्स इन दोनों को ऐड करना है? क्योंकि इस ऑपरेटर की कोडिंग पहले से C++ में की हुई है कि जब भी ये ऑपरेटर लगे दो ऑपरेंड्स के साथ और वो ऑपरेंड्स इनबिल्ट डेटा टाइप्स के हों तब उन दोनों को ऐड कर दो। सो इसका इनबिल्ट फंक्शन पहले से C++ में बना हुआ है, पड़ा हुआ है, और वो इनबिल्ट फंक्शन तभी चलता है अगर ऑपरेंड्स बेसिक डेटा टाइप्स के हों, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, इस तरह के। बट इफ एबीसी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सम क्लास, पर अगर एबीसी किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, देन द स्टेटमेंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वुड जनरेट एन एरर। क्यों? क्योंकि प्लस ऑपरेटर का जो फंक्शन इनबिल्ट बना हुआ है वो तब चलेगा अगर आसपास के ऑपरेंड्स बेसिक डेटा टाइप के हैं, लेकिन इस केस में वो ऑब्जेक्ट्स हैं, तब ये फंक्शन चलेगा ही नहीं, एरर जनरेट हो जाएगी इस स्टेटमेंट में। टू रिमूव दिस एरर वी नीड टू राइट आवर ओन फंक्शन फॉर प्लस ऑपरेटर। हमें प्लस ऑपरेटर का एक न्यू फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा ना अभी कि ओवरलोडिंग क्या होती है, कि रीडिफाइन करना, ऑपरेटर्स को रीडिफाइन करना ताकि वो ऑब्जेक्ट्स के साथ भी अब लग सकें, चल सकें, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। सो हमें अपना खुद का एक प्लस ऑपरेटर का फंक्शन लिखना पड़ेगा, एंड दिस प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉर अ नॉर्मल C++ ऑपरेटर इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड द फंक्शन इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन। और जो फंक्शन हम लिखेंगे दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन। आई होप अ लिटिल बिट ऑफ इट इज क्लियर टू यू नाउ। Now, what are the advantages of operator overloading? Number one, operator overloading helps in extending the application of an operator. Operator की जो यूजेबिलिटी है उसको एक्सटेंड कर रही है। ऑपरेटर पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ यूज होता था, अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ ऑपरेटर क्लासेस के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज हो रहा है। Normally, an operator can be used only with primitive data types or built-in data types. But the operator overloading allows use of operators with user-defined data types also. Fine? Second, the operator can be overloaded to work with mixed data types. That is, the operator can have both inbuilt and user-defined objects as operands. Like मैंने लिखा C equals to A plus B. A integer है, B कोई object है, तो ऐसे भी हो सकता है. So object को हम mixed data types के साथ भी लगा सकते हैं using operator overloading. It increase the readability of the program. अब देखो एक ना मैंने लिखी स्टेटमेंट C3 equals to C1 plus C2. C1 और C2 और C3 they are objects of some class. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट पढ़नी कितनी अच्छी लग रही है, इजी लग रही है, पता लग रहा है, समझ लग रही है कि C1 C2 ऐड हो रहे हैं और C3 में जा रहे हैं। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव भी, अगर हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं ना आती तो हम क्या करेंगे, हम एक सम नाम का फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स कैसे ऐड होते हैं, और C1 सम को कॉल करेगा और C2 एज एन आर्ग्यूमेंट चला जाएगा, और सम फंक्शन में ये दोनों हम ऐड कर देंगे, जो जिसने कॉल किया और जो एज एन आर्ग्यूमेंट किया है। तो देखो क्या ये रीड करना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये रीड करना ज्यादा अच्छा लग रहा है? ऑफ कोर्स
दिस स्टेटमेंट इज मोर रीडेबल एज कंपेयर टू दिस, और समझनी भी इजी है. सो इट इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम. नाउ द लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग. वैसे तो लिमिटेशंस कुछ खास नहीं है, बट लेट अस सी फिर भी क्या लिमिटेशंस हैं. द ओनली द एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड. जो बेसिक C++ के ऑपरेटर्स हैं ना, जितने भी हम ऑपरेटर्स के चैप्टर में स्टडी करते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम ओवरलोड कर सकते हैं. उनके अलावा नया ऑपरेटर नहीं बना सकते. द ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेंड दैट इज ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट. कि हर ओवरलोडेड ऑपरेटर के साथ कोई ना कोई एक ऑपरेंड होना चाहिए. अगर यूनरी ऑपरेटर की बात हो रही है तो एक ऑब्जेक्ट होगा. अगर बाइनरी ऑपरेटर की बात हो रही है तो 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे. यानी हर ऑपरेटर के साथ कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए. एंड दैट इज ट्रू. अगर ऑब्जेक्ट्स की बात ना करें, हम वेरिएबल्स की बात करें, इंट ABC, तब भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख लो, कोई ना कोई वेरिएबल तो साथ में लगता ही है. अकेला ऑपरेटर तो हम कभी लिखते नहीं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लिमिटेशन. We cannot change the basic meaning of the operator. For example, plus cannot be overloaded to perform subtraction. So अगर plus को overload कर रहे हैं तो हमें उसकी definition में यही बताना पड़ेगा कि objects plus हो रहे हैं. The overloaded operators follow the syntax rules of original operators. जैसे अगर मैंने plus को overload किया तो plus का syntax क्या है कि plus के आसपास 2 operands होने चाहिए. तो जब मैं प्लस को ओवरलोड कर लेती हूँ कि वो ऑब्जेक्ट्स के साथ भी लगे, तो सिंटेक्स वही रहेगा कि प्लस विल यूज 2 ऑपरेंड्स, चाहे वो अब ऑब्जेक्ट्स के हैं. यानी जो सिंटेक्स है किसी ऑपरेटर का कि उसको कैसे यूज करना है, दैट रिमेन्स सेम. नेक्स्ट, सम ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड. लाइक दिस इज अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कोलन कोलन. दिस इज अ पॉइंटर ऑपरेटर. ये यूज होता है जब हमने मेंबर फंक्शन को पॉइंटर के थ्रू कॉल करवाना है. ठीक है. सो सच ऑपरेटर्स दे कैन नॉट बी ओवरलोडेड. इट मीन्स कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते. सो दिस इज अ लिमिटेशन. सिमिलरली साइज ऑफ ऑपरेटर एक होता है दैट कैन ऑल्सो कांट बी ओवरलोडेड. द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर्स कैन नॉट बी चेंज यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ऑपरेटर ओवरलोडिंग से जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है, एसोसिएटिविटी है. प्रेसिडेंस मीन्स उसकी प्रायोरिटी कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा. लाइक आपने स्मॉलर क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा बॉड मास. सो यू नो अगर किसी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है, देन मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म फर्स्ट एंड देन द एडिशन इज परफॉर्म्ड. सो दैट इज द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर. उसको प्रेसिडेंस कहते हैं. एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि ऑपरेटर किस डायरेक्शन में सॉल्व हो रहा है. क्या वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व हो रहा है कि राइट टू लेफ्ट. सो जो भी ओरिजिनल प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी होगी ऑपरेटर की, दैट वुड रिमेन सेम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बाद भी. So we can't change. So this is a limitation. Now next is syntax for defining operator overloading function. अब operator overloading function जो हम कह रहे हैं कि जैसे plus operator को हमने overload करना है so that it could be used with objects also. तो वो function लिखना कैसे है, उसका syntax क्या है. The syntax is, सबसे पहले हम return type लिखेंगे अगर function कुछ return कर रहा है तो. देन स्मॉल लेटर्स में हमने कीवर्ड लिखना है ऑपरेटर. दिस इज अ कीवर्ड इन C++, ऑपरेटर. ये लिखना ही लिखना है. और उसके बाद उस ऑपरेटर को लिखना है जिसको हमने ओवरलोड करना है. लाइक अगर मैं प्लस को ओवरलोड कर रही हूँ एंड मेरी रिटर्न टाइप सपोज इंट है, लेट अस सपोज रिटर्न टाइप इज इंट और मैं प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रही हूँ, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? इंट ऑपरेटर प्लस and then brackets. So this is the operator to be overloaded and then the body of the function. अभी हम करेंगे programs, then this syntax will be totally clear to you. So let us start the programming part now. Students, in this chapter we will be overloading 2 kinds of operators. First of all, we'll overload the unary operator, then we'll overload the binary operator. यूनरी ऑपरेटर्स आपको पता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होते हैं. ठीक है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रोग्राम ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीमेंट ऑपरेटर, कि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करना है. नाउ अगेन ओवरलोड कैसे करने का मीन्स क्या है? इट मीन्स कि कैसे हम प्लस प्लस ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट्स के साथ भी लगा सकते हैं. बिकॉज ए एक इंट वेरिएबल है, ए में 5 वैल्यू पड़ी है, ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए तो हमने बहुत बार किया है. लेकिन अगर हमारे पास कोई क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया, क्या उसके साथ प्लस प्लस ऑपरेटर लग सकता है? तो वो करने के लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे. सो सी कैसे करेंगे? सो वी आर गोइंग टू ओवरलोड द प्लस प्लस ऑपरेटर नाउ.
So first of all, दो files include की conio.h for getch and iostream.h because we are going to use cin and cout in our program. Then I have created a class counter और उसके प्राइवेट सेक्शन में मैंने एक काउंट नाम का डेटा मेंबर लिया इंट टाइप का, और इस क्लास के पब्लिक सेक्शन में सबसे पहले तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, काउंटर नेम का. How do you know it is a default constructor? Number one, the name of the constructor is same as that of class name. It doesn't have any return type. And कैसे पता लगा ये कि डिफॉल्ट है? क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है. ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? काउंट की वैल्यू को 0 कर देगा. Then there is show count function. show count function क्या करेगा? काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा स्क्रीन पर कि इस टाइम काउंट की वैल्यू कितनी है. And this is, students, the new thing for you. दिस इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन, और मैंने सिंटेक्स आपको करवाया था. रिटर्न टाइप, हमारे केस में रिटर्न टाइप वॉइड है, फिर ऑपरेटर लिखा, कीवर्ड ये लिखना ही लिखना है, और फिर उस ऑपरेटर को लिख दिया जिसको हम ओवरलोड कर रहे हैं. सिंस वी आर ओवरलोडिंग द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सो हमने यहाँ पे प्लस प्लस लिख दिया, और हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, सो ब्रैकेट्स आर एम्प्टी. और ये फंक्शन क्या करेगा? काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा. कैसे चलेगा? लेट अस सी. क्लास खत्म हो गई. नाउ मेन फंक्शन लिखा हमने. मेन फंक्शन में बेटा हमने काउंटर क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए, C1 एंड C2. एंड यू नो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड देन 2 operations happen. Number 1, memory is allocated to each object. Number 2, if there is any constructor, then constructor is called. तो let us see कि जब C1 डिक्लेयर होगा तब क्या होगा. So students, C1 को मेमोरी स्पेस मिलेगी उन सभी डेटा मेंबर्स के लिए जो डेटा मेंबर्स काउंटर क्लास में हैं. लेट अस सी काउंटर क्लास में कौन से डेटा मेंबर्स हैं. सो काउंटर क्लास में सिर्फ एक ही डेटा मेंबर है, काउंट, दैट इज ऑफ इंट टाइप. सो C1 को काउंट के लिए मेमोरी स्पेस मिलेगी. दिस इज C1 ऑब्जेक्ट, इसको काउंट के लिए मेमोरी स्पेस मिलेगी ऑफ 2 बाइट्स बिकॉज इंट टाइप का है. एंड C1 के केस में कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा. सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि कोई पैरामीटर्स नहीं है. सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड. व्हाट इट विल डू? इट विल सेट काउंट इक्वल्स टू 0. किसका काउंट? C1 का काउंट. तो C1 को काउंट की मेमोरी भी मिली और साथ में उसमें 0 वैल्यू भी इनिशियलाइज हो गई. ये तो काम होता है कंस्ट्रक्टर का. Then it's a turn for C2. Similarly, when the C2 would be declared, C2 would be allotted 2 bytes for count because count is the only data member of counter class. And constructor would be called, again default constructor would be called because no parameters are there. So what default constructor will do? It will put 0 in the count of C2. So C2 का count भी initialize हो गया 0. Now this statement is executed properly. Now the next statement, C1 dot show count. अब show count function कॉल होगा. बेटा मैं आउटपुट भी आपको साथ साथ में दिखाना चाहूंगी. सो शो काउंट फंक्शन कॉल होगा. शो काउंट फंक्शन कॉल किया, किसने कॉल किया? C1 ने. सो C क्या होगा? काउंट इक्वल्स टू काउंट की वैल्यू. किसके काउंट की वैल्यू? C1 के काउंट की वैल्यू कितनी है? 0. तो आउटपुट आ गई काउंट इक्वल्स टू 0. कंट्रोल वापस मेन में गया, फिर से काउंट फंक्शन कॉल हुआ. अब किसने कॉल किया? अब C2 ने कॉल किया. फिर से शो काउंट फंक्शन चला और मैसेज क्या आया? काउंट इक्वल्स टू C2 के काउंट की वैल्यू कितनी है? 0. तो आ गया काउंट इक्वल्स टू 0. ये C1 का आया था, ये C2 का आया है. उसके बाद बेटा देखो, नाउ सी दीज स्टेटमेंट्स केयरफुली. नाउ द स्टेटमेंट इज C1 प्लस प्लस. सी पहली बात, प्लस प्लस ऑपरेटर हम कोई इंट, फ्लोट इसके साथ यूज नहीं कर रहे, हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर तो हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन प्लस प्लस के लिए नहीं लिखा, देन एरर वुड बी जनरेटेड. कंपाइलर विल से कि C प्लस प्लस का जो ऑपरेंड है दैट इज नॉट ऑफ इंट टाइप और फ्लोट टाइप और लॉन्ग इन, डबल, जितने भी इनपुट डेटा टाइप्स हैं उनका नहीं है. सो एरर वुड बी जनरेटेड. बट इस केस में क्या होगा? अब पहली बात, इस स्टेटमेंट को ना आप ऐसे समझो, ये समझने के लिए जो पेंसिल वाला काम है दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. इसको आप ऐसे समझो कि C1 ने कॉल करवाया है प्लस प्लस फंक्शन को. इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो दैट C1 इज कॉलिंग प्लस प्लस फंक्शन. ठीक है. सो C1 इज कॉलिंग मीन्स डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं ना. कोई भी मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उस क्लास का और डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम मेंबर फंक्शन क्लास का कॉल कर सकते हैं. सो इसको आप ऐसे समझो कि C1 इज कॉलिंग प्लस प्लस ऑपरेटर.
प्लस प्लस ऑपरेटर और प्लस प्लस फंक्शन। सो प्लस प्लस फंक्शन ये है और किसने कॉल किया इसको? C1 ने। ठीक है, तो क्या हो गया? एग्जीक्यूट हुआ, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। किसके काउंट की वैल्यू? जिसने इसको कॉल किया है। किसने इसको कॉल किया? C1 ने। सो C1 के काउंट की वैल्यू 0 थी, अब अपडेट होके 1 हो गई। फाइन, ठीक है। और कंट्रोल वापस मेन में नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ। इसको ऐसे समझो कि C2 ने अब प्लस प्लस ऑपरेटर को कॉल करवाया है। अब फिर से ये फंक्शन कॉल हुआ, C2 ने कॉल करवाया, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। किसकी? C2 की। C2 की काउंट की वैल्यू 0 थी, अब इसकी 1 हो गई। काउंट की वैल्यू 0 थी ना, अब 1 हो गई। कंट्रोल वापस मेन की नेक्स्ट स्टेटमेंट में, अगेन C2 प्लस प्लस, अगेन इट मीन्स C2 is calling plus plus operator function. So again control goes to the plus plus operator function. Count will be incremented. Whose count? C2's count. So C2 का काउंट कितना था? 1, अब कितना हो गया? 2. क्लियर? ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई। कंट्रोल मेन फंक्शन की नेक्स्ट स्टेटमेंट में गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज C1 डॉट शो काउंट। सो अब शो काउंट फंक्शन कॉल हुआ, किसने कॉल करवाया? C1 ने। सो मैसेज क्या आएगा? काउंट इक्वल्स टू C1 के काउंट की वैल्यू, सो दैट इज 1। एंड अगेन C2 डॉट शो काउंट। अब शो काउंट फंक्शन फिर से कॉल हुआ, अब किसने कॉल करवाया? C2 ने। सो अगेन शो काउंट फंक्शन वुड बी कॉल्ड, मैसेज आ जाएगा काउंट इक्वल्स टू किसके काउंट की वैल्यू? C2 के काउंट की वैल्यू कितनी है? 2. सो काउंट इक्वल्स टू 2. सो द मेन फंक्शन इज over, so the program execution is also over. I hope it is clear. Similar is the program for decrement operator. Same program है। फर्क कहाँ आएगा? फर्क आएगा, एक तो मैं काउंट की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज नहीं करूंगी, मैं 5 कर देती हूँ। ठीक है, अगर 0 करती हूं तो नेगेटिव में चल जाएगा जब माइनस होगा तो। सो इजी करने के लिए मैंने 5 इनिशियलाइज कर दिया काउंट को। और चेंजेस कहाँ आएंगे? ऑपरेटर के साथ माइनस माइनस नहीं अब लगेगा, क्योंकि हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। सो डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा एंड काउंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे हम उस केस में। एंड और चेंजेस कहाँ आएंगे? हमने अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है सारे अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ। सो मैं आपको ब्रीफ में हल्का सा बता देती हूँ। इनिशियली जब ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर होंगे, इनको काउंट के लिए मेमोरी स्पेस मिलेगी, प्लस दोनों के केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि काउंट में 5 डाल देगा। सो C1 और C2 दोनों के काउंट में 5 चला गया। दोनों के काउंट डिस्प्ले होंगे यूजिंग शो काउंट फंक्शन, तो आउटपुट आ जाएगी कि दोनों के काउंट 5 हैं। फाइन। देन C1 माइनस माइनस मीन C1 ने अब यहां पर मैं चेंजेस कर लेती हूँ 1 सेकेंड, कि C1 ने माइनस माइनस फंक्शन को कॉल किया है। तो माइनस माइनस फंक्शन कॉल होगा, C1 ने कॉल किया, C1 का काउंट एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो 5 था 4 हो गया। C2 का भी एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, 5 था 4 हो गया, और C2 का फिर से डिक्रीमेंट होगा, 4 था 3 हो गया। सो जब हमने इनके काउंट्स को शो किया शो काउंट से, तो जो C1 है उसका 4 काउंट डिस्प्ले हुआ और C2 का 3 हो गया। आई होप इट इज क्लियर। मैंने फटाफट एक्सप्लेन किया बिकॉज द वर्किंग इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो बेटा दीज वर द प्रोग्राम्स फॉर ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्यों? क्योंकि सी दीज ऑपरेटर्स हैव ओनली 1 ऑपरेंड। इनके दोनों साइड्स पर ऑपरेंड नहीं है माइनस माइनस के, दे हैव ओनली 1 ऑपरेंड, सो दे आर यूनरी ऑपरेटर्स। नाउ इट्स द टर्न टू ओवरलोड द बाइनरी ऑपरेटर्स। और बाइनरी ऑपरेटर्स में बेटा सबसे पहले मैं आपको प्लस का बताऊंगी कि प्लस एडिशन ऑपरेटर कैसे ओवरलोड करना है। सेम प्रोग्राम होगा फॉर माइनस, फॉर मल्टीप्लाई एंड फॉर डिवाइड। ठीक है, सो ओवरलोडिंग एडिशन ऑपरेटर। सो कैसे करना है? हमने 2 फाइल्स इंक्लूड की और इस केस में मैंने डिस्टेंस नाम की क्लास बनाई। प्राइवेट सेक्शन में डिस्टेंस नाम के 2 डेटा मेंबर्स हैं, फीट एंड इंचेस ऑफ इंटीजर टाइप। And in public section, I have a default constructor of distance class, which is initializing 0 in feet and 0 in inches. And I also has a parameterized constructor. F और I की वैल्यू जो है वो एज अ पैरामीटर आएगी और वही फीट और इंचेस को असाइन हो जाएगी। These both are constructors. 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है प्रोग्राम में। एक है डिफॉल्ट, एक है पैरामीटराइज्ड। Then there is another function which is show distance function, जो कि feet और inches की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। And this is important function. This is the operator overloading function.
कैसे लिखा देखो हमने, रिटर्न टाइप इज डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। टेम्प डिस्टेंस टाइप का ऑब्जेक्ट है और टेम्प को हम रिटर्न कर रहे हैं, सो इट मीन्स रिटर्न टाइप इज डिस्टेंस। देन ऑपरेटर कीवर्ड, देन वो ऑपरेटर लिखना होता है जिसको हम ओवरलोड कर रहे हैं। एंड another distance is passed as an argument, ये मैं बताऊंगी जब हम करेंगे मेन फंक्शन में। इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे ना तब आपको ये क्लियर होगा, और ये फंक्शन क्या करेगा वो भी तब देखेंगे। सो these are all the member functions which are present in the class, and class finishes here. Then beta, we have created a main function. See, in the main function we have declared 3 objects. Let us declare them one by one. Declaration means सबसे पहले उनको मेमोरी स्पेस एलोकेट होगी। नंबर 2, अगर पैरामीटर नहीं है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटर है तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल D1, व्हेन D1 वुड बी डिक्लेयर्ड, सो D1 को मेमोरी स्पेस मिलेगी। अब D1 को किन चीजों के लिए मेमोरी स्पेस मिलेगी? जितने भी डेटा मेंबर्स डिस्टेंस क्लास में हैं। डिस्टेंस क्लास में कौन से डेटा मेंबर्स हैं? डिस्टेंस क्लास में 2 डेटा मेंबर्स हैं, फीट एंड इंचेस, बोथ आर ऑफ इंट टाइप। सो D1 को फीट के लिए मिलेंगे 2 बाइट्स और इंचेस के लिए मिलेंगे 2 बाइट्स, प्लस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हो रहा है? पैरामीटराइज्ड, 2 और 3 वैल्यूज एज अ पैरामीटर जा रही हैं, पास हो रही हैं। सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वुड बी कॉल्ड, एफ में गया क्या, लेट मी सी, एफ में गया 2 और आई में गया 3। सो 2 यहां आ गया, 3 इधर आ गया, ठीक है। और फीट में क्या चला गया 2, इंचेस में क्या चला गया आई, दैट इज 3। किसके फीट इंचेस में? जिसने कॉल किया इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, किसने कॉल किया? D1 ने। सो D1 के फीट में 2 और D1 के इंचेस में 3 वैल्यू असाइन हो गई। हमने कंस्ट्रक्टर के चैप्टर में अच्छे से इनको समझा था। अब D1 की डिक्लेरेशन फिनिश हुई। नेक्स्ट इज द टर्न फॉर D2। सो सिमिलरली D2 को भी मेमोरी स्पेस मिलेगी, 2 बाइट्स फॉर फीट, 2 बाइट्स फॉर इंचेस, एंड D2 के केस में भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। नाउ द वैल्यूज आर 3 and 4। सो अब कौन सी वैल्यूज पास हुई? 3 and 4। 3 चला जाएगी D2 के फीट में, 4 चली जाएगी D2 के इंचेस में, ठीक है। सो D2 के फीट में है 3, D2 के 4 में इनिशियलाइज हो गया 4। एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड D3। जब D3 डिक्लेयर होगा D3 को भी मेमोरी स्पेस मिलेगी सेम, 2 बाइट्स फॉर फीट, 2 बाइट्स फॉर इंचेस, एंड प्लस इस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। वाई? क्योंकि इसके साथ कोई पैरामीटर्स नहीं है। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने क्या किया? फीट और इंचेस में 0 डाल दिया। किसके? D3 के। तो D3 के फीट में भी 0 चला गया, D3 के इंचेस में भी 0 चला गया। नाउ दिस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, C, D3 इक्वल्स टू D1 प्लस D2। अब हम प्लस ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट्स के साथ लगा रहे हैं। ये D1, D2, D3, these are not the variables of int or float, they are the objects. अगर हमने इनका ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन नहीं लिखा होगा, एरर वुड बी जनरेटेड, बट हमने लिखा है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसको समझो। D3 इक्वल्स टू D1 प्लस D2, इसको आप ऐसे समझो कि D3 इक्वल्स टू, जो पहला ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कॉल करवाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर जाता है। आई रिपीट, पहला ऑब्जेक्ट हमेशा कॉल करवाता है इस फंक्शन को और दूसरा ऑपरेटर एज अ पैरामीटर जाता है। तो इसको आप ऐसे समझो कि D1 इज कॉलिंग प्लस फंक्शन एंड D2 इज पास्ड एज एन पैरामीटर। अगर होता ना D2 प्लस D1, फिर होता D2 ने कॉल करवाया है प्लस को और D1 एज अ पैरामीटर किया है। हमेशा जो पहला ऑब्जेक्ट लिखा होता है वो फंक्शन को कॉल करवाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर किया। तो इसको आप ऐसे समझो। सो यानी प्लस फंक्शन कॉल हुआ। सो कंट्रोल प्लस फंक्शन पे गया। अब थोड़ा याद रखना है कि प्लस फंक्शन को कॉल किसने किया था? D1 ने, और एज एन आर्ग्यूमेंट क्या आया? D2। जो D1 जिसने कॉल किया था उसके फीट इंचेस में क्या पड़ा हुआ है? उसके फीट इंचेस में है 2, 3, और जो एज अ पैरामीटर गया D2 उसके फीट इंचेस में है 3, 4। थोड़ा सा इसको माइंड में रखते हैं और फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। प्लस फंक्शन इज कॉल्ड, इसमें हमने एक डिस्टेंस नाम का डिस्टेंस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, टेम्प। अगेन टेम्प एक ऑब्जेक्ट है। व्हेन टेम्प वुड बी डिक्लेयर्ड, टेम्प को भी मेमोरी स्पेस मिलेगी। किन चीजों के लिए? 2 बाइट्स फॉर फीट एंड 2 बाइट्स फॉर इंचेस। एंड टेम्प के केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। वो क्या करेगा? टेम्प की फीट और इंचेस में 0, 0 डाल देगा, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट, टेम्प डॉट फीट इक्वल्स टू फीट प्लस D2 डॉट फीट। व्हाट डज दैट मीन? टेम्प के फीट में इधर
क्या डालो, फीट। अब ये फीट किसके हैं, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ये कौन से किसके फीट हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं ना मेंशन्ड होता तो इट मीन्स ये उसके फीट हैं जिसने इस फंक्शन को कॉल करवाया है। इस फंक्शन को किसने कॉल करवाया था, D1 ने। सी D1 ने इस फंक्शन को कॉल कराया था। हमने ऐसे सोचा ना कि D1 ने कॉल किया, पहला ऑब्जेक्ट कॉल करवाता है। सो वो जो फीट अकेले लिखे हुए हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, वो D1 के फीट हैं। कितने हैं D1 के फीट, 2 प्लस D2 के फीट। D2 के कितने थे, 3। लेट अस सी, D1 के फीट 2, D2 के फीट 3। ठीक है, सो 2 + 3 कितना हुआ, 5। अब किसमें स्टोर हो गया 5, टेम्प के फीट में। सो टेम्प के फीट अब क्या हो गए, 5। सिमिलरली टेम्प के इंचेस में क्या डालो, इंचेस। ये किसके इंचेस है, जिसने कॉल किया। क्योंकि जौन सा ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करता है ना, उस ऑब्जेक्ट को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, उसके डेटा मेंबर्स को मैं ऐसा लिख सकते हैं। सो यहाँ पे किसके इंचेस की बात हो रही है, जिसने फंक्शन को कॉल किया। अगर D1 ने किया तो D1 के इंचेस की बात होगी। अगर D2 ने कॉल किया होता, क्योंकि स्टेटमेंट होती D3 = D2 + D1, तब D2 के इंचेस की बात होती है। आई होप इट इज क्लियर। तो D1 के इंचेस कितने हैं, 3। D2 के इंचेस कितने हैं, 4। 3 + 4 = 7। सो टेम्प के इंचेस कितने हो गए, 7। एंड रिटर्न दिस टेम्प। टेम्प रिटर्न हो रहा है, तभी तो रिटर्न टाइप डिस्टेंस है। टेम्प कहाँ रिटर्न हो रहा है, टेम्प वहां, 5 और 7 याद रखना, ठीक है। टेम्प वहां रिटर्न होगा जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था। समझ लो इसके ऊपर टेम्प आ गया, यानी बन गया D3 = टेम्प। इस तरह समझो कि ये टेम्प में कन्वर्ट हो गया, टेम्प रिटर्न हो गया, इनके ऊपर आ गया रिटर्न हो गया, क्योंकि यहां पे कॉल हुआ था वो फंक्शन। सो बन गया D3 = टेम्प। सो D3 के फीट भी उतने हो गए जितने टेम्प के थे, D3 के इंचेस भी उतने हो गए जितने टेम्प के थे। D3 के फीट हो गए 5, क्योंकि टेम्प के भी 5 थे। D3 के इंचेस हो गए 7, क्योंकि टेम्प के भी हमने 7 कैलकुलेट किए थे। सी 5 and 7। सो D3 = टेम्प मीन्स D3 में टेम्प की वैल्यूज चली गई। सो D3 भी हो गया। D3 को शो डिस्टेंस जब किया तो शो डिस्टेंस फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसने क्या प्रिंट किया, D3 के फीट कितने हैं और इंचेस। फीट = D3 के फीट, इंचेस = D3 के इंचेस। वाई D3, क्योंकि D3 ने शो काउंट कॉल किया। सी D3 डॉट शो काउंट। सो क्या आ गया, फीट = 5, इंचेस = 7। सो आई होप इट इज क्लियर। दिस इज अ नोट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली कि मैंने क्या लिखा है, सिमिलर आर द प्रोग्राम्स फॉर माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेटर। सेम प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम बिल्कुल सेम रहेगा। जस्ट नीड टू डू चेंजेस इन द ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन। बस ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन में चेंजेस कर दो। लाइक हमारे ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन में क्या था, प्लस था, तो यहां हम अगर माइनस ऑपरेटर की बात करेंगे तो यहां माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई की बात करेंगे यहां मल्टीप्लाई लिख देंगे। डिवाइड की बात करेंगे यहां डिवाइड लिख देंगे। एंड वही काम यहां लिख देंगे। अगर माइनस है तो इधर माइनस डाल देंगे दोनों में, मल्टीप्लाई दोनों में मल्टीप्लाई डाल देंगे, डिवाइड है तो डिवाइड डाल देंगे। ठीक है, यहां पर चेंजेस हो गए। प्लस चेंजेस कहां करेंगे, जब इसको कॉल करवाना है, D1 - D2 कर देंगे, या D1 × D2 कर देंगे, या D1 / D2 कर देंगे। सो ऑपरेटर कॉल हो जाएगा। सो बाकी प्रोग्राम रिमेन्स सेम। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। बेटा नेक्स्ट हमने करना है ओवरलोडिंग लेस देन ऑपरेटर। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, सो लेस देन ऑपरेटर का मैं आपको प्रोग्राम करवा देती हूँ। सेम वुड बी द प्रोग्राम फॉर ग्रेटर देन ऑपरेटर, फॉर लेस देन इक्वल्स टू, फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फॉर इक्वल्स टू, फॉर नॉट इक्वल्स टू। जितने रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं सबका फिर सेम प्रोग्राम होगा। सो लेट अस डिस्कस द प्रोग्राम फॉर ओवरलोडिंग लेस देन ऑपरेटर। ओवरलोडिंग मीन्स कि लेस देन ऑपरेटर को हम ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकें। ठीक है, सो 2 फाइल्स आर इंक्लूडेड, conio and iostream.h। डिस्टेंस नाम का एक क्लास बनाया। In that class we have declared two data members, feet and inches, both are of int type. Then there is a default constructor of distance class which is initializing 0 values in feet and inches. Then we have a parameterized constructor also which is initializing f in feet and I in inches. f और I pass होंगे while the objects are declared. तभी constructor call होता है ना। And the last one, this is the operator overloading function. इसकी coding हम discuss करेंगे when this function would be called and the class ends. Then in the main function we have declared two objects.
And you know, whenever an object is declared, two things happen. Number one, memory is allocated to the object, and number two, constructors are called. So when D1 will be declared, memory would be allocated to D1. कितनी memory? जितने data members distance class में हैं. So distance class में we have two data members, both are of inch type, feet and inches. So 2 bytes मिलेंगे feet के लिए, 2 bytes मिलेंगे inches के लिए, 2 bytes. ठीक है. एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वुड बी कॉल्ड, क्योंकि पैरामीटर्स हैं और 6 और 11 एज अ पैरामीटर्स पास हो रहे हैं. सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एफ में आ गया 6, आई में आ गया 11 और एफ के थ्रू फीट में चला गया 6 और इंचेस में चला गया 11. किसके फीट इंचेस में? D1 के, क्योंकि D1 ने इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया डिक्लेरेशन के टाइम पे. ठीक है. सो D1 के फीट और इंचेस कितने हो गए? 6 and 11. Now it's the turn for D2. D2 is declared. D2 will be allotted memory space. Same for 2 bytes for feet, 2 bytes for inches. And parameterized constructor will be called. And 5 are passes and parameters. और parameters कौन से आए? 5 and 5. So 5 in F, 5 in I. तो feet में भी 5 चले गए, inches में भी 5 चले गए. किसके feet inches में? D2 के, जिसकी वजह से ये parameterized constructor call हुआ. 5 and 5. Now see this statement. If D1 is less than D2. See, अब हम less than ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज कर रहे हैं और आपको पता है कि जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो इफ कंडीशंस में यूज होते हैं. इफ, वाइल, डू वाइल, फॉर, इस तरह कंडीशंस में यूज होते हैं. सो हमने इफ में लिखा, क्या D1 लेस देन है D2 में, D2 से. सो नाउ सी व्हाट हैपन्स. अगर तो हमने लेस देन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट्स का लिखा है एंड वी हैवंट ओवरलोडेड दिस ऑपरेटर, हमने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, तो एरर देगा. कंपाइलर कहेगा कि लेस देन के साथ जो ऑपरेंड्स हैं ये उसको समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि ना ये इंट के हैं ना ये फ्लोट के हैं, क्योंकि तो डिस्टेंस क्लास के हैं. सो बट हमने तो ओवरलोडिंग फंक्शन लिखा हुआ है. तो पहले तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है आपको मैंने बताया था. जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कॉल करवाता है और सेकेंड ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर जाता है. सो इसको आप ऐसे समझो कि D1 ने कॉल किया है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको ऐसे समझना है. D1 ने कॉल किया है लेस देन वाले फंक्शन को और D2 एज अ पैरामीटर गया है. बाहर इफ लिखा हुआ है, ऐसे समझो. D1 ने कॉल किया और D2 एज अ पैरामीटर गया. अगर होता इफ D2 इज लेस देन D1 तो मतलब होता D2 ने कॉल किया और D1 एज अ पैरामीटर गया. हमेशा फर्स्ट ऑब्जेक्ट कॉल करवाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर भेजता है. तो याद रखना, D1 ने कॉल किया है और D2 एज अ पैरामीटर गया. D1 मीन्स 6, 11, D2 मीन्स 5, 5. ठीक है. नाउ सी दिस फंक्शन इज कॉल्ड, दिस इज लेस देन फंक्शन. कैसे लिखा हमने? रिटर्न टाइप इंट, क्योंकि हम इंट टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हैं, या 1 रिटर्न करेंगे या 0 रिटर्न करेंगे और वो इंटीजर टाइप के होते हैं. एंड ऑपरेटर लिख दिया, फिर ऑपरेटर डाल दिया जिसको हम ओवरलोड कर रहे हैं, और जो डिस्टेंस हमने वहां से पास किया था D2 वो इस D2 में स्टोर हो जाएगा. इस D2 में क्या वैल्यूज आई? उस वाले D2 में से 5, 5. और जिसने इस फंक्शन को कॉल किया था, किसने कॉल किया था? D1 ने. उसके फीट इंचेस कितने हैं? 6 और 11. ठीक है. तो इसको थोड़ा याद रखते हैं माइंड में और करते हैं. अब देखो बेटा, हम कर क्या रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या D1 स्मॉलर है D2 से, ट्रू है कि फॉल्स है, क्या D1 बड़ा है, क्या D2 बड़ा है, ये हम कंपेयर कर रहे हैं. अब D1 और D2 दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्टेंस क्लास के. अब दोनों में फीट भी हैं, इंचेस भी हैं. अगर मैं आपको कहूं कि एक क्वांटिटी है 7 feet 11 inches, एक क्वांटिटी है 8 feet 9 inches, आप बताओ इन दोनों में से छोटा कौन सा है? तो बहुत डिफिकल्ट होगा सोचना, क्योंकि इंचेस फीट भी हैं, इंचेस भी हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सारा का सारा वैल्यू को ना इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. लाइक जो D1 है उसमें क्या पड़ा हुआ है? D1 में है 6 feet and 11 inches. तो हम ना इस सारी क्वांटिटी को इंचेस में चेंज कर लेते हैं. तो 11 इंचेस तो है ही, प्लस 6 फीट में कितने इंचेस होंगे? 6 into 12. तो 6 into 12 इंचेस बन गए प्लस 11. तो ये सारा डेटा इंचेस में कन्वर्ट कर लिया. फिर इसको भी इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा. ठीक है. तो यही हमने काम किया. उसके लिए हमने 2 इंट के वेरिएबल्स ले लिए, I1 and I2, इंटीजर टाइप के. I1 में हमने क्या डाला? फीट इंटू 12 प्लस इंचेस. किसके फीट और इंचेस की बात हो रही है? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कोई मेंशन नहीं है इसके साथ, तो इट मींस जिसने कॉल किया इस फंक्शन को, किसने कॉल किया है? D1 ने. सो D1 के फीट इंटू 12 प्लस D1 के इंचेस. सो D1 के फीट 6 into 12 plus 11.
सो 6 इंटू 12 करो कितना बनेगा 72 प्लस 11 83. सो I1 में क्या चला गया 83. फाइन. अब हम दूसरे डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को भी इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो d2 डॉट फीट कितने थे 5 इंटू 12 60 प्लस d2 डॉट इंचेस वो भी 5 थे. सो 65. तो ये कितना बना 65. अब देखो आराम से पता लग रहा है कौन सा डिस्टेंस छोटा है. सो अगर इफ I1 इज लेस देन I2 तो 1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज 0 रिटर्न कर दो. नाउ सी क्या I1 लेस देन है I2 से? नो, I1 तो ग्रेटर है I2 से. सो एल्स चलेगी, 0 वैल्यू रिटर्न होगी. ठीक है. कहां रिटर्न होगी? जहां पे ये कॉल हुआ था सारा फंक्शन. कहां पर कॉल हुआ था? यहां कॉल हुआ था. तो समझ लो इसके ऊपर 0 वैल्यू रिटर्न होगी. ऐसे ये समझ लो. ठीक है. तो इफ 0 बन गया, इफ 0 मीन्स फॉल्स यानी एल्स चलेगी. अगर इफ 1 होता 1 रिटर्न होता तो इट मीन्स ट्रू. इफ 0 मीन्स फॉल्स एज एल्स चलेगी. क्योंकि इफ की जो कंडीशन होती है ना, जब वो इवेल्युएट होती है ना देखने के लिए कि इफ चलेगी कि एल्स, तो अगर यहाँ पे 1 होता है तो इफ चलती है, अगर 0 होता है तो एल्स चलती है. तो अब 0 आ गया, एल्स चलेगा. एंड व्हाट वुड बी डिस्प्ले? डिस्टेंस 1 इज ग्रेटर. सो दिस इज आवर आउटपुट, डिस्टेंस 1 इज ग्रेटर. आई होप इट इज क्लियर. इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम. अगर आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके पॉज करके देखोगे बार बार तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. और हमने सारा डेटा को इंचेस में कन्वर्ट इसलिए किया है ताकि हम कंपैरिजन इजीली कर सकें. सो सिमिलर आर द प्रोग्राम्स फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू. बस रेलिवेंट चेंजेस करनी है आपने. इधर चेंजेस करोगे, ऑपरेटर का नेम चेंज कर दोगे, दैट्स इट. लास्ट प्रोग्राम ऑफ दिस चैप्टर इज ओवरलोडिंग शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर. आपको पता है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? लाइक प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू. इनका मीनिंग क्या होता है? मैंने लिखा a इक्वल्स टू a प्लस बी. तो इसको मैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर से कैसे लिख सकती हूँ? a प्लस इक्वल्स टू बी. a बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. इसी तरह a इक्वल्स टू a माइनस बी, a 2 बार आ रहा है, देन आई कुड राइट a माइनस इक्वल्स टू b लाइक दैट. दिस इज अ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर. इसको हमने ओवरलोड करना है. क्विकली देखते हैं प्रोग्राम को क्योंकि काफी आप समझ चुके हो. दोनों फाइल्स इंक्लूड की, क्लास डिस्टेंस बनाई, फीट इंचेस इंच टाइप के ले लिए. पब्लिक में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पड़ा है जो 0 इनिशियलाइज कर रहा है, एक पैरामीटराइज्ड पड़ा है, और शो डिस्टेंस फंक्शन फीट और इंचेस की वैल्यू को शो करेगा. एंड दिस इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन. इसको भी हम डिस्कस करते हैं. इन द मेन फंक्शन वी हैव डिक्लेयर्ड 2 ऑब्जेक्ट्स. तो मैं फटाफट आपको बना देती हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेन बहुत बार कर दिया हुआ है. D1 डिक्लेयर होगा, इसको मेमोरी स्पेस मिलेगी, 2 बाइट्स फॉर फीट, 2 बाइट फॉर इंचेस. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो फीट में 2 डाल देगा, इंचेस में 3 डाल देगा. सिमिलरली फॉर D2 को भी मेमोरी स्पेस मिलेगी, 2 बाइट्स फॉर फीट, 2 बाइट्स फॉर इंचेस, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो फीट इंचेस में 5 and 4 डाल देगा. दिस स्टेटमेंट इज ओवर. नेक्स्ट इज D1 प्लस इक्वल्स टू D2. Now see, this is a shorthand assignment operator and is used with the objects. इसका मतलब क्या होगा कि पहला ऑब्जेक्ट कॉल करवा रहा है इस फंक्शन को, ये फंक्शन को, और दूसरा ऑब्जेक्ट इज आर्ग्यूमेंट जा रहा है. सो D1 इज कॉलिंग मीन्स डॉट ऑपरेटर, कॉलिंग प्लस इक्वल्स टू, एंड D2 इज पास एज एन आर्ग्यूमेंट. सो याद रखना D1 ने कॉल किया जो 2 3 है, और D2 इज एन आर्ग्यूमेंट गया जो 5 4 है. ठीक है. सो लेट अस सी कि कैसे चलेगा ये फंक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन. सो कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, सो वॉइड ऑपरेटर और ऑपरेटर का नाम लिख दिया, और D2 जो पास हुआ था, D2 की वैल्यू कितनी थी यहां लिख देते हैं. D2 वॉज 5 and 4 एंड दैट वॉज 2 and 3. सो दिस इज 5 and 4. 5 and 4 वाला वैल्यू इधर आई D2 में. सो फीट प्लस इक्वल्स टू D2 डॉट फीट. इस स्टेटमेंट का पहले मतलब क्या है? ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है. इसका मतलब, इसको हम एक्सपैंड करें तो बनेगा फीट इक्वल्स टू फीट प्लस D2 डॉट फीट. ये बना. सो ये किसके फीट की बात हो रही है? जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा. ये हो रही है जिसने कॉल किया इस फंक्शन को. किसने कॉल किया? D1 ने. सो D1 के फीट कितने कर दो? जितने D1 के फीट थे प्लस जितने D2 के फीट हैं. D2 के तो 5 हैं. D1 के फीट कितने थे? लेट मी चेक. दैट वर 2. सो 2. सो D1 के अब नए फीट कितने कर दो? D1 के पुराने फीट प्लस D2 के फीट. 2 + 5 7. सो D1 के फीट अब कितने हो गए? 7. सो D1 के फीट की वैल्यू अपडेट हो गई. इट बिकेम 7. ओके.
नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंचेस प्लस इक्वल्स टू D2 डॉट इंचेस, इसका मतलब इंचेस इक्वल्स टू इंचेस प्लस D2। इंचेस किसके? D1 के इंचेस कितने थे 3 प्लस D2 के इंचेस कितने हैं 4, 3 प्लस 4 7। अब D1 के नए इंचेस कितने हो गए 7। तो मैं सारी स्टेटमेंट नहीं लिख रही, यहां आप कहते हो तो मैं लिख देती हूं एक बार। इस स्टेटमेंट का मीनिंग होगा इंचेस इक्वल्स टू इंचेस प्लस D2 डॉट इंचेस। ठीक है, सो ये D1 के इंचेस की बात हो रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लगा और D1 ने तो कॉल किया फंक्शन को, जो फंक्शन को कॉल करता है ऑब्जेक्ट उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। सो D1 के इंचेस कितने हैं? दे आर 3 प्लस D2 के इंचेस कितने हैं 4 7। सो अब D1 के नए इंचेस कितने हो गए 7। सो D1 के न्यू इंचेस 7 अपडेट हो गए। देन D1 डॉट शो डिस्टेंस फंक्शन फीट और इंचेस की वैल्यू को शो करेगा। आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट आएगी फीट आर 7 D1 के, क्योंकि D1 ने शो डिस्टेंस कॉल किया है, सो D1 के फीट 7 है, D1 के इंचेस भी 7 है, एंड द प्रोग्राम एंड्स। एंड सिमिलर आर द प्रोग्राम्स फॉर माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू। So with this beta, the operator overloading chapter is also over.